अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का। इससे पिछले लेक्चर्स में हम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स उसके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कवर कर चुके थे। अब बारी है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की और इनके फंक्शंस की। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास वो रिसेप्टर्स हैं जो कि रिलीज करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को, जिसे एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन भी कहा जाता है। अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास दो टाइप की हैं, अल्फा रिसेप्टर्स हैं और बीटा रिसेप्टर्स हैं। अल्फा में अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं और बीटा रिसेप्टर्स में बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 सब टाइप्स हैं। सारी के सारे रिसेप्टर्स हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होती हैं, जिसमें अल्फा 1 इज द जी क्यू प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, अल्फा 2 इज द जी आई या जीन इनहिबिटरी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं और बीटा रिसेप्टर सबके सब जी सिंथेसिस वाले जो हैं जीएस प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हमारे पास हैं। नॉरएपिनेफ्रिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में रिलीज होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स पे रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसके डिफरेंट हमारे पास जो है तो फंक्शंस हैं बॉडी में। ये हमारे पास फाइट फ्लाइट मोड जो होती है उसमें इसका रिलीज है। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशंस में हमने जितनी कोलिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटीज और सारे फंक्शंस पढ़े हैं उन्हीं के ऑपोजिट जाएगा, तो हमारे पास जो है तो अ, ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन के फंक्शन आएंगे। ठीक है, सिमुलेशन है क्या दे आर कैटेकोलामीन्स, तो इनकी जो है तो एक्टिवेशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगर इसकी क्या है एक्टिवेशन के नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट रेट को कम करते हैं, कार्डिक आउटपुट को कम करते हैं, तो ये हमारे पास हार्ट रेट बढ़ाता है जिसके नतीजे में कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर राइज होता है। फाइट फ्लाइट सिचुएशन में आपके पास ब्लड प्रेशर राइज होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो उनमें सिर्फ उन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है जिसको अस्थमा के टेस्ट वगैरह में मालूम करना, क्योंकि वो सांस की नालियों को तंग करता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होती है ताकि सांस की ये नालियाँ खुल जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाए, ताकि बॉडी को वो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन को हैंडल करने में जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए है वो मिल जाए। इसके अलावा इन योर ब्रेन इसका काम मेमोरी के साथ है, लर्निंग के साथ, अलर्टनेस के साथ है और स्ट्रेस को किस तरह से क्या रिस्पॉन्स देना है उसके साथ इसका ताल्लुक है। अच्छा जी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को पहले भी बता दिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 में और बीटा रिसेप्टर की सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर का जीक्यू प्रोटीन, अल्फा 2 जीआई प्रोटीन्स और बीटा रिसेप्टर सबके सब जीएस प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास। अब हर एक रिसेप्टर के अलग-अलग फंक्शंस थोड़े देख लेते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर जो है हमारे पास क्या करता है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करता है। ब्रोंकोडायलेशन होती है मगर वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है। अल्फा 1 रिसेप्टर वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करता है, सांस की ये जो खून की रगें हैं उन्हें तंग कर देता है, जिसके नतीजे में पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। मिड्रियासिस होती है और ब्लैडर जो है उसका स्फिंक्टर तंग हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि फाइट फ्लाइट सिचुएशन में हमारे पास ना तो हमें यूरिन करने की ज़रूरत पेश आती है, ना ही हमें भूख लगती है। तो सिक्रीशंस भी कम हो जाएँगी और हमारे पास जो है तो ब्लैडर भी क्या है, स्फिंक्टर भी उसका कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करेंगे, सॉरी नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन और इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करेंगे। अब इंसुलिन का जो है, इंसुलिन हमारे पास वो भी काम करता है ऑब्वियसली शुगर की जो है तो ब्लड में उसको ले जाके कन्वर्ट करते स्टोर करता है, स्टोरेज में काम आता है, मगर हमारे पास हम यहाँ पर इंसुलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज़ या शुगर का लेवल ज़्यादा हो, ताकि वो उसको, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज़ जो है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी जो है तो हमें मिल सके।
बीटा रिसेप्टर्स हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, लिपिड की ब्रेकडाउन को बढ़ाते हैं। लिपिड की ब्रेकडाउन भी क्या है, उसका भी ज़रूरत पड़ रही है हमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादा एनर्जी के लिए। तो हम इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ब्लॉक कर दिया, सॉरी इंसुलिन की रिलीज़ को ब्लॉक कर दिया। तो इंसुलिन का रिलीज़ जब ब्लॉक हुआ, तो इससे क्या हुआ हमारे पास कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, शुगर का लेवल बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्जन होगी। लिपिड की ब्रेकडाउन को बढ़ा दिया, तो लिपिड की ब्रेकडाउन जब होगी तो उससे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और बॉडी वो एनर्जी को यूज़ कर सकती है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल मायोकार्डियम जो है हार्ट की जो मसल्स हैं मायोकार्डियम कहलाते हैं, उसकी कंट्रैक्शन बढ़ती है तो हार्ट रेट बढ़ता है और उसके साथ जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की पंपिंग होती है और सर्कुलेशन होती है पूरी बॉडी में। रेनिन जो किडनीज में रिलीज होता है उसकी रिलीज को बढ़ा देगा, जो कि ब्लड प्रेशर पे हमारे पास इफेक्ट करेगी। बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे लंग्स में जो है तो ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, यानी ग्लाइकोजन की मसल्स और उसमें जो ब्रेकडाउन है वो करके उसको ग्लूकोज की शक्ल में रिलीज करते हैं। ग्लूकागॉन के रिलीज को बढ़ाते हैं और साथ साथ क्या है, यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करने में हमारे पास काम आते हैं। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, वो चीज़ें थोड़ी-सी दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या कर रहे हैं कि अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और फेनिलेफ्रिन जैसी ड्रग्स करती हैं। इसके अलावा इसके जो एंटागोनिस्ट हैं वो प्राज़ोसिन और टेम्सुलोसिन हैं। इनको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर के एगोनिस्ट पे एक अलग लेक्चर है और अल्फा 1 एंटागोनिस्ट पे, सॉरी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे आपके पास एक दूसरा लेक्चर अलग से अवेलेबल है डिटेल में, वो हम वहां पर पढ़ लेंगे। रिसेप्टर स्ट्रक्चर इंक्लूड्स एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर लूप्स, वही है ये जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट होती है, उनमें आधा अंदर और आधा सेल से बाहर ये प्रोटीन का ये रिसेप्टर मौजूद होता है, जबकि एक्टिवेशन साइट इसकी बाहर की तरफ है और फिर जी क्यू या जी आई प्रोटीन जो इसमें लगा होता है वो उसके अंदर ही अटैच होता है। अच्छा जी, अल्फा 2 रिसेप्टर के लिए हमारे पास वही जो एक्टिवेशन उसकी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, क्लोनिडीन और ब्रेमोनिडीन से हो रही है, जबकि इसका एंटागनिस्ट जो है वो यूहेम्बीन है। ये भी हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन करता है और हमने ये पढ़ लिया कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे जीआई प्रोटीन अटैचमेंट होती है। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन करेगा अल्फा 1, मिड्रियासिस करेगा यानी प्यूपिल की डायलेशन होती है, यूरिनरी रिटेंशन होती है ताकि उस टाइम पे यूरिन पास ना हो और मेल्स में एजैकुलेशन को एनहांस करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करता है। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आइसोप्रोटायरेनॉल, एपिनेफ्रिन और दूसरे एगोनिस्ट हमारे पास हैं, सबकी लिस्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट में इसके लिए हमारे पास प्रोप्रेनोलॉल है जो कि हार्ट बीट को स्लो करने में काम करेगा, मेनली वहां पर इसको, या एंजाइटी में हम इसको देते हैं ताकि हार्ट रेट को जो पाल्पिटेशंस हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें। ये भी ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं और जी सिंथेसिस प्रोटीन्स हमारे पास इसमें काम आते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे सेम वही आपको बता दिया, जो जी अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, जीक्यू प्रोटीन्स हैं, वो काम करेंगे। एक्टिवेशन होती है जीडीपी, ये पहले में हमने जिस तरह से इसका फंक्शन ये पढ़ा था, पिछले लेक्चर जब देखेंगे रिसेप्टर्स वगैरह की कोलिनर्जिक के, सिंपैथेटिक के या पैरासिम्पैथेटिक की, तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है क्या किस तरह से फंक्शन होता है। जब जीएस रिसेप्टर्स हमारे पास जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह आकर इसके साथ बाइंड होते हैं जीआई के साथ, अल्फा 1 रिसेप्टर्स के साथ, तो वो उसकी एक्टिवेशन करते हैं जिसके नतीजे में जीडीपी से हटा देता है खुद से और जीटीपी यानी गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट को ले लेता है, जो कि एटीपी की एक्टिवेशन करता है। वो एटीपी हमारे पास साइक्लिक एएमपी बनाते हैं और उसके नतीजे में होती है फॉस्फोराइलेशन। इस फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में हमारे पास फिर ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, मेटाबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं और एंजाइम प्रोडक्शन भी हो रही होती है। जीआई का क्या होता है कि जीआई इनहिबिटरी है,
जो कि हमने पढ़ ली अल्फा 2 में, ये जीडीपी को जीडीपी से हटा के जीटीपी ले लेते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्जन से रोकते हैं और हमारे पास फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। जबकि जीएस जो बीटा रिसेप्टर्स पे हैं, वो क्या करते हैं कि वो जीडीपी को हटा के जीटीपी लेते हैं और जिसके नतीजे में एक्टिवेशन होती है फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम की, और वो हमारे पास डीएजी और IP3 जो है उसकी एक्टिवेशन करते हैं, विच रिजल्ट्स इन फॉस्फोकाइनेज सी एंजाइम की एक्टिवेशन जो फॉस्फोराइलेशन करता है, और IP3 भी हमारे पास इन द एंड फॉस्फोराइलेशन ही करते हैं, और फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में हमारे पास एंजाइम्स बनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, काइंडली आप कमेंट में सेक्शन में अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप वहाँ पर आके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फ्री जो हैंडबुक है फार्माकोलॉजी की शॉर्ट सी, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी है फार्माकोलॉजी की, तो अगर उसे भी मेरी ज्वाइन करना चाहें सो यू आर फ्री। आप कमेंट करें, आपको कमेंट में लिंक भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।